नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जब हम मानव शरीर के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो निश्चित रूप से शरीर के अंगों की बात होती है और उन अंगों तक जिस प्रकार से रक्त का प्रवाह होता है वह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसको नापने के लिए चिकित्सक अक्सर एक टर्म का उपयोग करते हैं जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, रक्तचाप जिसे कहा जाता है। और आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उच्च रक्तचाप से बहुत लोग पीड़ित नज़र आते हैं। अनेक जब भी जांच करवाई जाती हैं स्वास्थ्य की तो उनमें भी ब्लड प्रेशर कितना आता है ये चिकित्सकों के लिए ही नहीं अपितु जन सामान्य के लिए भी एक चर्चा का विषय बन जाता है कि ब्लड प्रेशर अधिक होने के कारण, रक्तचाप उच्च होने के कारण किस प्रकार की समस्याएं बढ़ती जाती हैं, किस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। उच्च रक्तचाप कारण और निवारण, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर जी.एस. गहलोत जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जी.एस. गहलोत जी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, सीजीएचएस में वरिष्ठ चिकित्सक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि जब रक्तचाप की बात करते हैं, हर व्यक्ति में रक्त तो जो है वो प्रवाहित होता ही है, उसका दबाव जो होता है जिसे रक्तचाप कहा जाता है, तो आखिर कौन सी स्थिति ऐसी होती है जिसको ये कहा जाए कि ये हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति है, उच्च रक्तचाप की स्थिति है? दूरदर्शन के सभी दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि विदित है कि ब्लड प्रेशर एक केवल हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम बन चुका है। और ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड में लगभग 65 करोड़ पेशेंट जो हैं वो ब्लड प्रेशर के हैं इस टाइम। और ये दिनों दिन हर साल इनका जो रेशो है प्री हाइपरटेंसिव है वो हाइपरटेंसिव में चेंज हो जाता है। तो एक्चुअल ब्लड प्रेशर है क्या, ये बहुत बड़ा है। किसको अपन ब्लड प्रेशर कहेंगे और किसको ब्लड प्रेशर नहीं है ये कहेंगे। तो ब्लड प्रेशर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा हृदय होता है, जो हमारा हार्ट होता है, ये हमारे पूरे शरीर को एक तरह से ब्लड का संचरण करता है, प्रवाह करता है, जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जाता है, जो हमारे बॉडी के एक प्रत्येक ऑर्गन, प्रत्येक जो सेल्स है उस तक जो उसका जो भरण पोषण, एक तरह से जो खाना जाता है और ऑक्सीजन जाता है वो ब्लड के थ्रू ही प्रवाह होता है। तो ब्लड को जो प्रवाह होता है, ब्लड वो मेन जो पंपिंग होती है वो हार्ट से होती है। जो हमारा हार्ट है वहाँ से ब्लड का प्रवाह होता है। तो जो हार्ट हमारा जिस प्रवाह से, जिस प्रेशर के साथ में और ब्लड को पंप करता है एक तरह से हमारे जो ऑर्गन की तरफ, जो हमारी धमनियों में जो प्रेशर को जनरेट करता है या जिस प्रेशर से ब्लड जाता है उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यही हमारा ब्लड प्रेशर होता है। अब विषय है अपना कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। नॉर्मली जो अपना ब्लड प्रेशर होता है, जो एडीए की रिकमेंडेशन है, जो हमारी जेएनसी 7-8 जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से, ये उम्र के हिसाब से और डिजीज के हिसाब से और नॉर्मल पर्सन के हिसाब से इसकी रीडिंग अलग अलग होती है। जैसे एक नॉर्मल पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है उसको अपन नॉर्मली 140 से और 140 ऊपर वाला, 140 तक ऊपर वाला और नीचे वाला 90 तक अपन नॉर्मल मानते हैं। ये नॉर्मल मानते हैं। ये वयस्कों के लिए माना जाता है। के लिए जो नॉर्मल, जिसको कोई शुगर नहीं है, जिसको कोई हार्ट की तकलीफ नहीं है, जिसको कोई मतलब ये कह सकते हैं कि जिसको कोई किडनी की तकलीफ नहीं है। ये एक समय डॉक्टर साहब 80-120 ये पैरामीटर माना जाता था, क्या बढ़ गया है? नीचे वाला अपन 90 से 60 तक को नॉर्मल मानते हैं। ऊपर वाला ये इसके बीच का जो प्रेशर होता है ये एक ब्लड प्रेशर की रेंज होती है। जैसे 90/60 ऊपर का 90 से 60 और इसका अगर वो देखें अपन बीच का गैप तो वो 140-90 तक अपन नॉर्मल मानते हैं। अगर ये ब्लड प्रेशर 60 साल की उम्र तक के लोगों का होता है, 18 से 18 से और 60 ईयर के बीच में, अगर 60 साल से ऊपर किसी को है और उसको कोई हार्ट की तकलीफ भी नहीं है, शुगर की तकलीफ भी नहीं है और भी कोई तकलीफ किडनी वगैरह की नहीं है, तो उसका ब्लड प्रेशर फिर क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। उसका ब्लड प्रेशर अपन 150-90 तक नॉर्मल मानते हैं। नॉर्मल मानते हैं। अब ये कह सकते हैं अपन कि जैसे किसी को शुगर है, किसी को किडनी की तकलीफ है, किसी को हार्ट की तकलीफ है, तो इस ऐसे कैंडिडेटों का ब्लड प्रेशर वो 18 ईयर से, और इसमें एज का बैरियर नहीं होता है, इन लोगों का जो ब्लड प्रेशर है उसको अपन 130 से और 80 के बीच में इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल मानते हैं।
80 से 130 मानते हाँ, हैं। 80 से 100। तो ये आपने बताया जैसे 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के लोगों के लिए, या फिर किसी को कोई परेशानी है, कोई बीमारी है तो, लेकिन 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या उनका क्राइटेरिया अलग रहता है जी। उनका जनरली एज और वेट के हिसाब से क्राइटेरिया रहता है, तो वो उसका डिफरेंट डॉक्टर साहब इसमें भी जिस तरीके से हम ब्लड प्रेशर की रीडिंग की जब बात करते हैं, एक नीचे का जिसको आप कहते हैं कि 60 से 90 के बीच में रहे, एक ऊपर का जो है ब्लड प्रेशर जिसको आप कहते हैं कि 120 से 140 के बीच में रहे, ये दो रीडिंग जो है इनका क्या कारण है, क्या अंतर है इनमें? यही मैंने जैसे कहा था अभी कि जो हार्ट है हमारी धमनियों में जिस प्रेशर से जो पंप करता है ब्लड को, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है। अच्छा। तो जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर रहता है वो एक्चुअल प्रेशर रहता है, जिसको हम अपर, जिसको सिस्टोलिक कह सकते हैं, कि जो सिस्टोल होता है हार्ट का, जो एकदम पंप करके बूस्ट करता है ब्लड प्रेशर को, जो ब्लड को, वो ही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है। जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है, जब हार्ट पंपिंग करके अपने आप को रिलैक्स करता है, जब रिलैक्स करता है तो धमनियों में जो प्रेशर रहता है रिलैक्सिंग के टाइम पे हार्ट के पे, जब हार्ट की फीलिंग होती है ब्लड से, एक तरह से ये कह सकते हैं, जब हार्ट में ब्लड की फीलिंग होती है, फिर हार्ट पंप करता है, फिर फीलिंग होती है, फिर पंप करता है, तो ये जो जब जिस टाइम हार्ट की फीलिंग होती है, ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है। अच्छा, ये इसकी रीडिंग अपन कह सकते हैं 60 से 90 तक 60 से नॉर्मल। डॉक्टर साहब सामान्यतः देखा जाता है कि अक्सर किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या होती है, खासतौर पर गर्मी का मौसम अधिक होता है, चक्कर आते हैं, व्यक्ति सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाता है। लेकिन कई बार यूँ भी देखने को आता है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है और ऐसे चलते हुए भी कभी विचार कर लिया कि चलो बीपी चेक करवा लेते हैं, तो बीपी बढ़ा हुआ आता है एकदम से। फिर कई बार चिकित्सक कहते हैं कि नहीं, ठीक पोजीशन में आपने चेक नहीं करवाया होगा। तो जो बीपी नापने का जो तरीका है उसमें क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए? क्योंकि आजकल तो अधिकांश घरों में भी बीपी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लोग घर पर भी चेक करते हैं, उसमें क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए? बिल्कुल, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा आपने जैसे कि प्रश्न किया। पहले तो सबसे पहले ये बता पाऊंगा कि जो ब्लड प्रेशर होता है, जिसको उच्च रक्तचाप कहते हैं, ये एक तरह से इसका दूसरा नाम है साइलेंट किलर जी। इसके 90% लोगों में कोई सिम्टम नहीं आते हैं, कोई लक्षण नहीं आते हैं। केवल 5 से 10% लोगों में ही इसके सिम्टम आते हैं, लक्षण आते हैं। तो इसको साइलेंट किलर इसीलिए कहते हैं। एकदम से बढ़ के कोई बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है, ब्रेन हेमरेज वगैरह दूसरे भी कोई नुकसान कर सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये बहुत एक रोचक और जो आपने क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि जो ब्लड प्रेशर है उसका मेजरमेंट क्या सावधानी रखनी चाहिए। ये कह सकते हैं कि मोर देन 50% जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं उनमें देखा गया है, एक सर्वे हुआ है बहुत बड़ा, उसमें देखा गया है कि मोर देन 50% जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको मतलब एक एग्जैक्ट पोजीशन और एक एग्जैक्ट कैसे बीपी लेना चाहिए उसकी अवेयरनेस उनके अंदर नहीं है। वो जानते हैं लेकिन उसकी अवेयरनेस उनके अंदर नहीं है, लापरवाही से कर लेते हैं। हाँ, लापरवाही नहीं कह सकते कि वो जल्दी में है या फिर शॉर्ट टाइम होता है या फिर 100 पेशेंट हैं, 100 लोगों का बीपी देखना है तो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड कम है तो उसको उस हिसाब से उनको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन एग्जैक्टली जो बीपी मेजरमेंट करने का तरीका है उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले तो जो बीपी करते हैं अपन, उससे पहले आदमी रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए और बीपी मेजर करने से पहले कम से कम 5 मिनट वो रिलैक्स रहना चाहिए। रिलैक्सिंग के टाइम में उसको बात भी नहीं करनी है। अच्छा, हाँ, अगर आप टॉक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो उससे भी आपका बीपी बढ़ता है। आपके लेग प्रॉपर नहीं है, आपके लेग नीचे सपोर्ट नहीं है, टिके हुए नहीं है, तो भी आपका बीपी बढ़ जाएगा। इसलिए जो आपके लेग हैं वो नीचे टिके हुए होने चाहिए। आपके जो लेग की पोजीशन है वो क्रॉस लेग नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर काफी बार पैर रख के अपन लेते हैं, वो भी रॉन्ग है, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह से आपका ब्लैडर, अगर आपको टॉयलेट आ रही है, पेशाब आ रहा है, तो ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। आप पेशाब करके रिलैक्स पोजीशन में उस टाइम बैठे हुए होना चाहिए। कम से कम आपको 20 से 30 मिनट पहले आपने अगर चाय, कॉफी या फिर स्मोकिंग किया है तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हाफ आवर से पहले। और आपका जो हैंड है एकदम सपोर्टिव होना चाहिए, रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए। आप भी खुद रिलैक्स पोजीशन में होने चाहिए। और रिलैक्स पोजीशन में जो कफ का जो आप बांधते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से अपन मेजर करते हैं, वो क्लॉथ उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। आपकी जो स्किन है वो ओनली स्किन ही होनी चाहिए,
आपके क्लॉथ के ऊपर कफ नहीं बांधना है, कफ की पोजीशन एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए। उसका जो कफ किस तरह का है, छोटे बच्चों का कफ अलग आता है, आपके जो वेट है, आर्म की साइज है, उसके हिसाब से कफ अलग अलग टाइप के आते हैं। तो आपके कफ का जो वेरिएशन है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें 40 और 80% का रेशियो आता है। तो वो कफ अलग अलग एज के हिसाब से और आर्म के हिसाब से फिट होते हैं। नापते टाइम आपका जो अपर जो कफ का पार्ट है वो आपकी इस पोजीशन में रहना चाहिए। जो आर्म है उसके जो ब्रैकियल ये आर्टरी है, जो इसको हम एक तरह से फोसा होता है, ट्राइंगल होता है, तो इससे लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर कफ ऊपर होना चाहिए, 2 से 3 सेंटीमीटर तक ऊपर रहना चाहिए। और हमारा जो स्टेथोस्कोप अगर रहता है तो उसको अपन यहाँ लगा सकते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बट कफ को इतना टाइट बेर स्किन पे आपको करना है ताकि आप 1 फिंगर आप अंदर इजीली दे सकें। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक एग्जैक्ट जो वो होता है ब्लड प्रेशर मेजर करने का, वो एक क्राइटेरिया है और वो फॉलो करना चाहिए। एक सिंगल रीडिंग को भी आपको अवॉइड करके, अगर बढ़ के आ रहा है तो एक सेकंड रीडिंग और लेना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपकी जब फर्स्ट टाइम आप ब्लड प्रेशर देखते हैं तो आपकी दोनों आर्म का ब्लड प्रेशर बहुत ज़रूरी है, और जिस आर्म में आपका ब्लड प्रेशर हायर है उसको आपको ध्यान में रखना होता है कि इस आर्म उसी को आपको अपनी रीडिंग में इन्वॉल्व करना होता है जिस आर्म का आपके ब्लड प्रेशर हायर है। तो ये डॉक्टर साहब ने बताया कि आप यदि ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं तो उस समय आपको किस प्रकार से सावधानियां रखनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी सी कुछ सावधानियां तो इस प्रकार की इन्होंने बताई कि जब भी आप बीपी चेक करवाएं उसके पहले रिलैक्स रहें। कहीं आप यदि दौड़ के जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं, आप 5 मिनट 10 मिनट आराम कीजिए, गहरी सांस लीजिए और एक सुखद वातावरण में आप आराम से बैठेंगे बिना किसी चिंता के, तो आपका बीपी ठीक आएगा। ठीक इसी प्रकार से आपको क्या खाना पीना है ये भी सावधानियां डॉक्टर साहब ने बताई। डॉक्टर साहब, अक्सर जब हम बात ब्लड प्रेशर की करते हैं तो उच्च रक्तचाप की बात तो होती ही है, लेकिन अनेक लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत लोगों का कई बार ब्लड प्रेशर डाउन भी होता है, लो भी होता है, और ऐसा कहा जाता है कि उस समय नमक और चीनी का घोल पिलाने की, ये सामान्य समाज में जो बातचीत रहती है, ये बातें होती हैं। आपसे जानना ये चाहेंगे कि ब्लड प्रेशर अधिक जो होता है वो ज़्यादा घातक है या जो डाउन होता है वो ज़्यादा घातक है? देखिए, ब्लड प्रेशर चाहे लो हो चाहे अधिक हो, दोनों ही डेंजरस होते हैं। ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है वो भी खतरनाक रहता है, और एक नॉर्मल रेंज से, एक नॉर्मल जो रेंज है उससे अगर कम ब्लड प्रेशर रहता है तो वो भी खतरनाक होता है। लेकिन जो ब्लड प्रेशर लो होता है वो बेवजह लो नहीं होता है। जो एक सोशल, इसको कह सकता हूँ कि एक ये सोशल मिथ्स है बहुत बड़ा, कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर 190/80 से कम आ गया तो वो उसी को एग्जैक्टली ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर कह देते हैं, और उनमें एंजाइटी डेवलप हो जाती है। किसी का अगर 110/70 है तो वो एंजाइटी उसके अंदर कि मेरा ब्लड प्रेशर तो कम है। ये एक बहुत बड़ा सोशल मिथ्स है। इसको जैसे किसी का 170 है या 180 है या 160 है तो उसी को उनके दिमाग में एक एंजाइटी डेवलप हो जाती है, और उनके जो सोशल एक प्रचलन है कि ब्लड प्रेशर तो 120/90 ही, 120/80 ही होना चाहिए, तो उनको एग्जैक्टली जो रेंज होती है ब्लड प्रेशर की वो मालूम नहीं होती है। तो ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने बताया, रेंज इसलिए बताइए कि आपको जो रेंज है ब्लड प्रेशर की, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 90 से 140 के बीच में हो सकता है। ये रीडिंग नॉर्मल रीडिंग होती है। ऐसे ही आपका जो लोअर ब्लड प्रेशर है, जो लोअर साइड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, उसकी रीडिंग 60 से 90 के बीच में नॉर्मल रीडिंग होती है। आम लोगों को हम देखते हैं, डे टू डे जो हमारी क्लिनिक होती है वहाँ पे भी हम देखते हैं कि किसी का ब्लड प्रेशर थोड़ा ही 120 से कम हुआ तो उसको लगता है कि उसका ब्लड प्रेशर कम होगा, और उस चीज़ को लेकर बेवजह विदाउट किसी रीजन से और बॉडी का ब्लड प्रेशर लो नहीं होता है अनटिल अनलेस उसको कोई बहुत बड़ी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो, उसको वो बहुत लंबे टाइम तक भूखा नहीं रहा हो, कोई बहुत ज़्यादा लूज मोशन नहीं हो, या उसको कोई बहुत सीवियर डिजीज़ नहीं हो, जैसे सेप्टिसीमिया वगैरह, कोई ब्लड में बहुत बड़ा इन्फेक्शन नहीं हुआ जिसको सेप्टिक शॉक बोलते हैं, या कई बार डेंगू में जिसको डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, या पानी का, उसमें पानी की बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई, ओवर हीट हो गया, तो उस कंडीशन में जो लोअर वाला ब्लड है वो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अदरवाइज लगभग हम देखते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं, यंग फीमेल्स होती हैं, मेल्स होते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर अमूमन हम देखते हैं 160,
ऊपर वाला 100-60, 100-70, 110-70, तो ये इसको अपन ब्लड प्रेशर लो नहीं कहेंगे। कमजोरी, थकान, चक्कर, उसके बहुत सारे दूसरे रीजन रहते हैं, उन दूसरे रीजनों को डॉक्टर साहब जब ये पता लग जाता है कि बीपी लो हो गया किसी व्यक्ति का, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, चिकित्सक को दिखाना चाहिए, लेकिन क्या कोई ऐसे प्रिकॉशंस भी हैं कि हॉस्पिटल ले जाने से पहले घर पर भी, जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था, नमक और नींबू का पानी, कुछ इस प्रकार का क्या दे सकते हैं? प्राथमिक उपचार दे सकते हैं अगर ऑरली एक्सेप्ट कर रहा है तो, अगर वो मुंह से ले रहा है तो। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर किसी का लो है और कोई डिजीज है उसको, तो लो ब्लड प्रेशर से वो फेंट भी हो सकता है, उसको थोड़ी बेहोशी जैसे चक्कर भी आ सकते हैं, बेहोशी जैसे भी हो सकती है, कोई सिनकोप भी हो सकता है। तो अगर वो प्रॉपर सेंस में नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो जबरदस्ती मुंह में कोई चीज नहीं पिलानी चाहिए। इसी प्रकार से जब रक्तचाप यदि उच्च है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर, सबसे पहले मैंने जैसे कहा था कि इसमें जो हाई ब्लड प्रेशर है उसकी भी कैटेगरी रहती है एक्चुअली। एक जैसे कह सकते हैं कि 140 और 90 तक अपन लगभग नॉर्मल मानते हैं, और डायबिटिक और कार्डियक पेशेंट में, किडनी वालों में 130-80 तक अपन नॉर्मल मानते हैं। हाँ, इससे ज़्यादा अगर किसी का रहता है तो हम प्री हाइपरटेंसिव इनको मानते हैं, जो हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से ऊपर वाला ब्लड प्रेशर अगर 130 और 139 के बीच में है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये प्री हाइपरटेंसिव है। इनको कभी हाइपरटेंशन लाइफ में हो सकता है। दूसरा ऐसे डायस्टोलिक होता है, वो 80 to 89 तक प्री डायस्टोलिक हाइपरटेंशन रहता है। जो हमारी स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन रहता है 140 से 160 के बीच में, उसको सिस्टोलिक स्टेज 1 कहेंगे। स्टेज सेकंड जिसको कहेंगे अपन, वो कहेंगे कि 160 से अबाउ, 160 और उससे अबाउ, और नीचे वाला 100 या उससे अबाउ, उसको अपन स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन। तो स्टेज सेकंड होती है हाइपरटेंशन की, तो उस कंडीशन में आराम से आप ले जा सकते हैं, खुद मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, खुद नहीं करना, डॉक्टर की आपकी सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपने जैसे कहा कि हाई ब्लड प्रेशर जो है एक तरीके से साइलेंट किलर है, इसके 90% लोगों में कोई लक्षण भी नहीं आते, तो कौन सी आयु ऐसी आप लोग ये मानते हैं कि जिसके बाद रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए ब्लड प्रेशर का, और कितने अंतराल में ये चेकअप करवाते रहना चाहिए? बहुत अच्छा और बहुत रोचक आपका क्वेश्चन है। हाँ, ये कह सकते हैं अपन कि ब्लड प्रेशर के जो पहले क्राइटेरिया थे कि अबाउ 40 ईयर, 40 साल से बाद में आपको सबको ब्लड प्रेशर एवरी 3 मंथ चेकअप कराना चाहिए, या एवरी 6 मंथ तो अपन को कराना चाहिए, और जैसे हेल्थ चेकअप अपन को एवरी ईयर तो हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। लेकिन अभी की जो रिकमेंडेशन है, अभी के जो क्राइटेरिया हैं, अब आफ्टर 30 ईयर, 30 साल के बाद में आपको आपका ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। मेनली जिनके जेनेटिक रीजन है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके फैमिली में एसेंशियल हाइपरटेंशन है, प्राइमरी हाइपरटेंशन जिनके फैमिली में है, जो ओबेज हैं, जो मोटे हैं, जो डायबिटिक हैं, जिनको किडनी की तकलीफ है, जिनको और भी जैसे हार्ट की तकलीफ है, किडनी की तकलीफ है, जो डायबिटिक हैं, जो ओबेज हैं, जिनको थायराइड है, जिनको मल्टी सिस्टम डिजीज हैं, तो उन लोगों को हर 3 महीने में चेकअप करवाना चाहिए। हर 3 से 6 महीने में उनको अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। अगर नॉर्मल रीडिंग आती है तो फिर आप 6 मंथ में भी अपना चेकअप करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई जांच कब करवानी चाहिए, लेकिन आपसे जानना ये चाहेंगे कि आखिर जो उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, इसका सबसे मुख्य कारण क्या मानते हैं? आज के दिन में जैसे अपन कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को हम 2 कैटेगरी में मानते हैं। पहला ब्लड प्रेशर प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन रहता है, दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, और तीसरा एक टर्मिनोलॉजी रहती है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, चौथा अपन प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, PIH जिसको बोलते हैं। तो ये एक तरह से जो टाइपिंग होती है ब्लड प्रेशर की, वो टाइपिंग रहती है। तो प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन रहता है, इसमें जो एक बहुत बड़ा रीजन रहता है वो जेनेटिक रहता है। अगर फैमिलियल किसी को ब्लड प्रेशर है तो उनके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं ब्लड प्रेशर होने के। दूसरा जो बिग रीजन होता है वो ओबेसिटी या मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसको कह सकते हैं अपन, जिसमें ओबेसिटी भी है, जो डायबिटिक भी है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, तो उसके साथ में मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम होता है उसमें चौथा क्राइटेरिया होता है ब्लड प्रेशर का। तो जो ओबेज है उसमें डायबिटीज़ भी होगा, उसमें ब्लड प्रेशर भी मिलेगा, उसमें उसका कोलेस्ट्रॉल है वो भी गड़बड़ मिलेगा, और उसमें मोटापा भी मिलेगा। तीसरा जो रीजन है मीन, वो आजकल की भागदौड़, जो स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है, जो आदमी सो रहा नहीं है, भाग रहा है ना,
चौथा पांचवा जिसको रीजन कह सकते हैं, उसकी लाइफ स्टाइल बहुत खराब है, उसकी दिनचर्या बहुत खराब है, उसकी ईटिंग हैबिट्स बहुत खराब हैं, वो स्मोकिंग भी करता है, वो स्मोकिंग की वजह से भी एक ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से होता है। अल्कोहल अगर एक्सेसिव लेता है तो वो भी ब्लड प्रेशर करता है। तीसरा, उसकी खान पीन की आदतें हैं वो बहुत खराब हैं। तो ये मोटे मोटे रीजन हैं जो जिसकी वजह से आजकल हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन रहता है, सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन रहता है उसकी कोई ना कोई वजह रहती है जी। उसकी जैसे कह सकते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन को, जैसे अगर किसी की किडनी फेल है तो मेनली जो किडनी होती है वो बैलेंस करती है ब्लड प्रेशर को, जो हार्ट के प्रेशर को है वो किडनी बैलेंस करती है। तो किसी किडनी डैमेज है या तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। किडनी के पहले जो वहां ब्लड का फ्लो है रीनल आर्टरी में, उसमें अगर रुकावट है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। आपको हार्ट की तकलीफ है तो उससे भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। आपको अगर कुशिंग सिंड्रोम है, एक एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, तो उससे भी हो सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे यदि मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, शरीर में कोई बीमारियां हैं, तो उनका भी एक साइड इफेक्ट जो है वो ब्लड प्रेशर के रूप में आपको दिख सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, मोटापा जो है वो एक बड़ा कारण होता है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जो दिखने में आपको स्लिम ट्रिम दिखेंगे, लेकिन जब जांच करवाते हैं तो बीपी हाई आता है, और उसमें भी जब और जांच करवाते हैं तो पता लगता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये सामान्यतः दो प्रकार का कोलेस्ट्रॉल बताया जाता है, एक अच्छा है, एक बुरा है। हम चाहेंगे आपके माध्यम से दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचे कि वास्तव में ये कोलेस्ट्रॉल के कारण भी बीपी हाई किस प्रकार से होता है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल बुरा है, कौन सा अच्छा है, और व्यक्ति खान पान से इसको कैसे ठीक कर सकता है। देखो, ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्यों है? जब हमारी धमनियां होती हैं वो एक तरह से लचीली होती हैं, इस तरह से बहुत लचीली होती हैं, ब्लड प्रेशर जैसे ही बढ़ता है प्रेशर तो वो फैल जाती हैं। लेकिन जब हमारी धमनियों में स्टिफनेस आ जाती है, अब स्टिफनेस के बहुत ज़्यादा रीजन रहते हैं। डायबिटीज एक बिग रीजन होता है, और दूसरा रीजन होता है स्टिफनेस का, ये कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल। दूसरे रूप में ये कह सकते हैं कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कह सकते हैं, एलडीएल जिसको कह सकते हैं, वो सबसे हम उसको बैड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल जब हमारी धमनियों में हमारी धमनियों के जो लेयर में डिपॉजिट होने लगता है, तो हमारी जो धमनियां हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। जो प्रेशर जनरेट होता है तो उसको फैलने को जगह नहीं मिलती है, तो हार्ट को और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो यही ब्लड प्रेशर होता है। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये जम के और स्टिफ कर देता है, स्टिफ कर देता है एक तरह से। और या फिर जो कोलेस्ट्रॉल है, या जो कोलेस्ट्रॉल, ये कह सकते हैं जो शुगर है, इसकी शुगर की वजह से हमारी जो एक तरह से जो धमनियां हैं इनमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। इन धमनियों में चेंजेस आ जाते हैं। किडनी वाले पेशेंट में भी इसकी वजह से बहुत चेंजेस आ जाते हैं। एक तरह से एक रेनिन वो निकलता है, निकल के फिर हमारे बहुत सारी चीजें, जो एक नाइट्रिक ऑक्साइड जो धमनियों से निकलता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो फिर उससे स्टिफनेस बढ़ जाती है, लचीलापन कम हो जाता है। तो इसको काउंटर करने का जो बेस्ट तरीका है वो है आपकी लाइफ स्टाइल। नहीं, अब चर्चा ये भी करना चाहेंगे, ये तो आपने बात की बैड कोलेस्ट्रॉल की, जो जम जाता है धमनियों में और उनको हार्ड कर देता है। एक गुड कोलेस्ट्रॉल की भी बात कही जाती है। हाँ, ये इसको अपन कह सकते हैं एचडीएल, जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रहती है। एक ट्राइग्लिसराइड रहता है, एक लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रहता है, और एक रहता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये जो एचडीएल होता है इसको हम बेस्ट मानते हैं। और ये एचडीएल तो ये धमनियों में जमता नहीं है, ये नहीं जमता, ये प्रोटेक्ट करता है एक तरह से, हमारे जो हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, हमारी धमनियों को भी प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए इसको हम बेस्ट कोलेस्ट्रॉल, एक तरह से अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं। और ये एक तरह से हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हिंट दे देता है कि इसको ये डिजीज अब हो सकती है या होने वाली है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना ये चाहेंगे कि एक सामान्य तौर पर ये समाज में धारणा ये रहती है कि ब्लड प्रेशर की दवाई एक बार शुरू कर दी तो आजीवन आपको वो दवाई लेनी पड़ती है। क्या प्रारंभिक स्थिति में जब शुरू में ये पता लगता है कि हाँ ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने वाली है, बिना दवाइयों के खान पान में बदलाव करके, दिनचर्या ठीक करके, क्या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल, सबसे जो पहला इलाज होता है वो आपकी दिनचर्या का होता है। आपकी दिनचर्या बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। आपकी स्लीपिंग, जो सोने का टाइम है, आपके जो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें योगा, व्यायाम, प्राणायाम, साइकिलिंग, एरोबिक, नॉन एरोबिक,
एक्सरसाइज का ध्यान रखना। अगर कुछ नहीं कर सकते तो 30 से 40 मिनट की वॉकिंग, ब्रिस्क पर वॉकिंग आजकल आप कर कई सकते हैं। सारे केस ऐसे भी देखने को मिले हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज एक्सरसाइज करते हुए और उनको हार्ट अटैक आ गया या प्रॉब्लम हो गई, तो वो क्या सावधानी रखी जानी चाहिए? ये बहुत बड़ा लेकुना है। ये जो हमारी गाइडलाइंस कहते हैं, जो हमारी गाइडलाइंस हैं, चाहे वो एडीए की रिकमेंडेशन है, चाहे इंडियन गाइडलाइंस हैं, चाहे यूरोपियन गाइडलाइंस हैं, ये उनकी एक तरह से सरेआम कह सकते हैं कि उनका फॉलोअप नहीं है, उनका पालना नहीं है। हमारी गाइडलाइंस कहती हैं मेडिकल साइंस की कि आप जब भी ट्रेडमिल करते हैं, आप जब भी ब्रिस्क वॉक करते हैं या कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं या आप जिमिंग करते हैं, उससे पहले आपके हार्ट को देखना जरूरी है। उसके लिए एक सिंपल ट्रेडमिल टेस्ट होता है, ईसीजी होता है, फिर ट्रेडमिल टेस्ट होता है। तो बिफोर ट्रेडमिल टेस्ट आपको ब्रिस्क वॉक भी नहीं करना चाहिए और टहलना कर सकते हैं, घूमना फिरना धीरे धीरे आराम से। वो कर सकते हैं, लेकिन आपको जब तक आपके हार्ट के बारे में मालूम नहीं है, जैसे पहले से आपको अगर हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, आपको शुगर की प्रॉब्लम चल रही है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड में अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, जेनेटिक आपकी हिस्ट्री है, तो ऐसे लोगों को, चाहे वो 30 साल का ही हो, कोई भी ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले अपने हार्ट का चेकअप जरूर करा लेना। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है, समय की सीमा है, बहुत संक्षेप में आपसे ये जानना चाहेंगे सामान्य दर्शकों के लिए कि रक्तचाप नियंत्रित रहे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहूँगा मेरे दर्शकों से कि आप एक लाइफ स्टाइल, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, खान पान और लाइफ स्टाइल, इसका विशेष ध्यान रखें और अपनी बॉडी का वेट नहीं बढ़ने दें। जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है, उसको फिट रखें। वो फिट रहेगा तो आप हिट रहेंगे। और आपका जो नियमित चेकअप है, उसको आप चेकअप कराएं नियमित रूप से। और आपको अगर ब्लड प्रेशर की दवाई की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप घबराएं नहीं, चिंता नहीं करें, इसके कोई दुष्परिणाम नहीं होते। और जो आपका फिजिशियन है या आपका डॉक्टर है, वो उसको मालूम रहता है कि ये दवाई का नुकसान क्या होता है, कब देना है, कब नहीं देना है। तो आप बेहिचक उस टाइम आपको दवाई का सपोर्ट लेना चाहिए, मेडिसिन लेना चाहिए। अगर आपकी डाइट और एक्सरसाइज, व्यायाम से आपका कंट्रोल नहीं होता है तो आपको दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने नई नई जानकारियां भी दी, तमाम सवालों का आपने बहुत सहजता से आपने जवाब दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि रक्तचाप तभी तक आपके लिए गंभीर समस्या बन सकता है जब तक कि आपको उसका पता नहीं है। इसलिए नियमित रूप से चेकअप करवाते रहें और उचित दिनचर्या का यदि आप पालन करेंगे जीवन में, ठीक समय पर सोना, ठीक समय पर उठना और एक उन्मुक्त माहौल में एक हंसी का जो है माहौल वो आपके जीवन में बना रहे, तनाव से आप दूर रहें, उचित खान पान और नियमित एक्सरसाइज और साथ ही दोस्तों के साथ भी कुछ समय बिताएंगे, हंसी ठिठोली होगी, तनाव दूर रहेगा, तो निश्चित रूप से आपका रक्तचाप भी नियंत्रित रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को हम देंगे विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।